हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ रेगुलेटरी बॉडीज। सिविल स्टाफ रेगुलेटरी बॉडीज में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आपकी पीवाईक्यू सीरीज में आज आपकी नेक्स्ट क्लास है जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर के फेज 2 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो कि आपके 2022 के पेपर में आए थे। ओके, तो मैनेजमेंट के टोटल 18 क्वेश्चंस थे आपके पेपर में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका मैनेजमेंट एंड फाइनेंस का जो पोर्शन है, ओके, इसके 30 क्वेश्चंस का पैटर्न है आपका। तो उन 30 में से 18 सवाल आपके मैनेजमेंट के रहे हैं और 12 सवाल आपके जो है वो फाइनेंस के थे। ओके, तो जो आपके मैनेजमेंट के 18 सवाल आपके पेपर में आए थे वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। और आज आपको मैं ये भी बताऊंगी कि आपके कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आए हैं। तो चलिए आज के सेशन में पहला सवाल देखिए सभी। हाँ जी, अंडर विच मेथड द कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा मेथड है, ठीक है, जिसके अंडर हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर रही है। तो ये इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्केलर चेन। तो ये सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, और बहुत ही आसान भी था, ठीक है, ये मुश्किल में नहीं है। 1 मार्क का सवाल आया था आपके पेपर में और इसका सही जवाब जो है वो क्या है, स्केलर चेन है, ठीक है जी। क्योंकि स्केलर चेन में स्केलर मींस कि एक लीनियर चेन में आप यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन होती है अथॉरिटी की, जहां पे आप टॉप मैनेजमेंट से ग्राउंड लेवल तक कम्युनिकेशन को फ्लो करवाते हैं, इंफॉर्मेशन को फ्लो करवाते हैं, ठीक है। और इस हायरार्की को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि आपको मैं ये दिखाना चाहूंगी, ये है आपकी स्केलर चेन, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर एस है। एस जो है वो ए से बात करेगा या फिर एल से बात करेगा, ए बी से, एल एम से, बी सी से और सी डी से और डी ई से। इसी तरह से एम एन से, एन ओ से और ओ पी से। और आपको जैसा कि उसने बोला कि टॉप टू बॉटम, तो ये टॉप टू बॉटम फ्लो कर रही है और एक हायरार्की में फ्लो कर रही है। मतलब अगर आप देखो कि एस ने सी से बात करनी है तो वो डायरेक्टली नहीं बात करेगा, एस ए से बात करेगा, ए बी से बात करेगा और बी सी से बात करेगा। अच्छा, ये तो देखो, ये एक तरह से ना आपके 2 डिपार्टमेंट्स होते हैं। ओके, ये एक तरह से आपके 2 डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। अब सेम लेवल, जैसे कि इधर से डी और इधर से ओ, ये दोनों सेम लेवल के लोग हैं, जो कि मतलब 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में सेम लेवल पे है, सेम पोजीशन पे है। तो ये आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं और इसको हम बोलते हैं गैंग प्लैंक। ओके, तो स्केलर चेन ये डिफाइन करती है कि हमें एक हायरार्की को फॉलो करना है, ठीक है। बट अगर सेम लेवल के 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट डायरेक्ट कर सकते हैं और उनकी जो कम्युनिकेशन होती है उसको आप क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन तो देखो कम्युनिकेशन का चैप्टर, और ये वैसे अगर हम देखें तो ये आपका जो प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेयोल है, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फेयोल, वहां से रिलेटेड है ये वाला क्वेश्चन आपका। इन कम्युनिकेशन से भी रिलेटेड है और ये बहुत आसान है, हर स्टूडेंट ने ये चीज तो कर रखी होती है कवर। ओके, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाँ जी, इन विच स्टेज ऑफ द 11 चेंज मैनेजमेंट मॉडल वी सी रीइंफोर्समेंट स्ट्रैटेजीज प्रैक्टिस्ड बाय द मैनेजमेंट। ओके, उसने बोला कि रीइंफोर्समेंट, करेक्ट, रीइंफोर्समेंट स्ट्रैटेजीज आप प्रैक्टिस करें। पहले तो इस वर्ड पे ध्यान दीजिए। वैसे तो जिन्हें चेंज मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आता है ना, वो तो बहुत जल्दी इसका आंसर बता सकते थे क्योंकि चेंज मैनेजमेंट में ना आपके 3 लेवल्स होते हैं। 11 का चेंज मॉडल जो है वो 3 स्टेजेस ऑफ चेंज मैनेजमेंट है। पहला होता है अनफ्री स्टेज, फिर होता है चेंज स्टेज और फिर होता है रीफ्री स्टेज। ये आपका लास्ट ईयर वाले में भी पेपर में आया हुआ ये सवाल, मैंने पिछले पीवाईक्यू में भी आपके साथ डिस्कस किया था और 2022 में फिर से आया, ठीक है। देखो अनफ्रीज का, अब देखो ये एक एग्जांपल है, जैसे कि ये देखो आइस क्यूब है,
तो आप पहले इसको अनफ्रीज करेंगे, यानी बर्फ को पिघलाएंगे, पिघला के वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, इस फॉर्म में आ जाएगी कि आप उसको किसी भी शेप में फॉर्म कर सकते हैं। और जब आप उसको इस फॉर्म में ले आएंगे तब आप उसको डिजायर्ड शेप दे देंगे। तो ये एक आपका डे टू डे लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल था, ओके। बट अदरवाइज अगर आप देखो, मतलब इसको मैनेजमेंट की टर्म्स में अगर हम देखते हैं तो अनफ्रीज स्टेज में बेसिकली क्या होता है कि हम परसुएड करते हैं और मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज को कि चेंज एक्सेप्ट करिए। अभी हम चेंज लेकर नहीं आए हैं, अनफ्रीज में हम सिर्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, हम लोगों को फ्लेक्सिबल कर रहे हैं, हम लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपकी अनफ्रीज स्टेज होती है, अनफ्रीज स्टेज में हमने लोगों को एक तरह से कन्विंस करना है ताकि वो जो है आपके चेंज को एक्सेप्ट कर सकें। उसके बाद है चेंज स्टेज, जिसमें कि आप एम्प्लॉय को सपोर्ट करते हो कि वो चेंज को एम्ब्रेस करे। इसका मतलब क्या है कि अभी आप चेंज जो है, मतलब वो उसको उनको एक तरह से समझा रहे हैं, ओके, कि आपने अभी कोई नए रूल्स नहीं लेके आए हैं, पर आप उनको बता रहे हैं कि हम इन चेंजेस को लेके आएंगे ऑर्गेनाइजेशन में और उससे ये इम्पैक्ट होगा। तो एक तरह से आप लोगों को प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द चेंजेस, ओके। तो ये होता है आपका सेकेंड स्टेज, जिसको हम चेंज स्टेज भी बोलते हैं, करेक्ट। और थर्ड स्टेज आपकी क्या है, रीफ्रीजिंग स्टेज। अच्छा, रीफ्रीज स्टेज में क्या होता है कि अब आपको पता है कि आपने लोगों को, अपने एम्प्लॉयज को अच्छे से समझा लिया है कि हमें क्या क्या चेंजेस लेके आने और वो हम किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे। अब आप उन चेंजेस को रीइंफोर्स कर देंगे, एम्प्लॉय एडजस्ट टू द न्यू वर्किंग एनवायरनमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे अनफ्रीजिंग में उनका जो ओल्ड माइंडसेट है और ओल्ड टाइप ऑफ एक्टिविटीज है, उनको आपने चेंज करने के लिए कन्विंस करना है अपने एम्प्लॉयर्स को। चेंजिंग में हमारा क्या है, जहाँ पे आप एक तरह की ट्रांजिशन लेके आ रहे हैं कि उनको लर्न करवा रहे हैं कि ये नए बिहेवियर आपको इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। और रीफ्रीजिंग जो होती है वो एक अल्टीमेट स्टेज होती है जहाँ पे लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और उन चीजों को, उन चेंजेस को अपनी रूटीन में ले आते हैं, ठीक है। तो अब आपका जो सवाल था वो क्या था कि कौन सी स्टेज में हम रीइंफोर्समेंट स्ट्रैटेजीज को प्रैक्टिस करेंगे, ओके। तो अब यहाँ पे देखो, इनको रीइंफोर्स करेंगे, इनका नया बिहेवियर या चेंजेस, ठीक है। मतलब आप उन जो चेंजेस हैं उनको अपनी डे टू डे लाइफ में लेके आएंगे, यानी दिस इज रीइंफोर्समेंट स्ट्रैटेजीज। तो इसीलिए इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आगे उसने बोला कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय जो है वो रिलायबल है, डिपेंडेबल है, गोल ओरिएंटेड है और कोऑपरेटिव है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी ऑफ द एम्प्लॉय इज रिफ्लेक्टेड एज पर बिग 5 पर्सनैलिटी मॉडल, ठीक है जी। अब आप देखो, यहाँ पे अगर आपको पर्सनैलिटी मॉडल ही नहीं आता होगा तो फिर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो थ्योरीज तो देखो सारी कवर्ड होनी चाहिए आपकी मैनेजमेंट के लिए। तो देखिए, ये आपका जो है 5 पर्सनैलिटी मॉडल जो है, उसमें वो 5 पर्सनालिटीज कौन सी है, ध्यान से देखेंगे ये 5 पर्सनालिटीज। सबसे पहले एक्सट्रावर्जन, ठीक है जी। उसके बाद एग्रीएबलनेस, कंसाइशियसनेस, न्यूरोटिज्म, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, ठीक है। ये 5 पर्सनालिटीज होती है, ठीक है। 5 पर्सनालिटीज, 5 तरह की पर्सनालिटीज हैं जो ट्रेड्स एक तरह से हम कहते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या मीन करते हैं, ये 5 वर्ड्स तो आपको बहुत ही टेक्निकल लग रहे होंगे, ओके। कि आप यहाँ पे यदि बात करते हैं कि एक्सट्रावर्जन में क्या होता है कि आप फ्रेंडली हैं, ठीक है। आपका एक्टिविटी लेवल होता है यहाँ पे एक्साइटमेंट सीकिंग है, चीयरफुलनेस है। एग्रीएबलनेस क्या है, जहाँ पे ट्रस्ट है, कॉपरेशन है, मॉडेस्टी है, सिंपैथी है ना। ये देखो यहाँ पे ये ड्यूटीफुलनेस, ये वाली पर्सनालिटी आ रही है। ऑर्डरलीनेस, सेल्फ डिसिप्लिन, कॉशियसनेस, मतलब ये थोड़ा एफिशिएंसी बेस्ड हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये है नर्वस होना, एंजाइटी, एंगर, डिप्रेशन, इमोडरेशन, वल्नरेबिलिटी, ये थोड़ा नर्वसनेस रिलेटेड है। और ओपननेस टू एक्सपीरियंस में कौन से आपके ट्रेट्स आते हैं, इमेजिनेशन, आर्टिस्टिक इंटरेस्ट, इमोशनैलिटी, एडवेंचरसनेस, इंटेलेक्ट, लिबरलिज्म,
तो ये देखो ये 5 तरह की पर्सनालिटीज हैं, ओके। और इनमें से अगर हम देखें कि सबसे बेस्ट एक तरह से ओपननेस टू एक्सपीरियंस है, जो एक तरह से ग्रोथ ओरिएंटेड भी है आपकी, ठीक है। बट अभी फिलहाल जो हमारा क्वेश्चन था कि एक एम्प्लॉय जो है वो रिलायबल है, डिपेंडेबल है, गोल ओरिएंटेड है और कोऑपरेटिव है, तो ये कौन सा ट्रेट है? तो अब आप इसका आंसर बहुत आराम से बता सकते हैं। हाँ जी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओके। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, क्योंकि ये जो है आपका फीचर जो है इसमें हाई लेवल ऑफ थॉटफुलनेस होती है, ठीक है। आप ड्यूटीफुल है ना, आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, ओके। ये सारे फीचर्स आपके कॉन्साइटसनेस में कवर होते हैं, तो आंसर इसीलिए इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये थोड़ा आपको शायद कंफ्यूजिंग लगा हो पेपर में। आपको उसने बोला कि इन द मोस्ट जर्नल लैंग्वेज ब्लेमिंग ऑफ वंस अनएथिकल बिहेवियर ऑन अदर्स इज। देखो, एक का बिहेवियर खराब है पर वो आप दूसरे को बोल के सुना रहे हैं, है ना। ये कौन सी, मतलब ये जर्नल लैंग्वेज में आप इनमें से ऑप्शंस में से ये किसके अंडर कैटेगराइज करेंगे? हाँ जी बताइए। डिस्प्लेसमेंट, देखो यहां पे बेस्ट आपको जो लग रहा होगा वो यही लग रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है जी। ये है आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपका ना एथिक्स के अंडर है, जो आपका एक एथिक्स का चैप्टर है उसके अंडर ये आता है, ठीक है। कि जहां पे आप एक इंसान जो रिस्पॉन्सिबल है काम के ना होने के लिए, आप किसी और को इनडायरेक्टली सुना रहे हैं। कई बार होता है ना कि हम कहना किसी और को चाहते हैं, बोल किसी और को रहे हैं, है ना, ताकि हम उसके सामने बोलते हैं ताकि हम बुरे भी ना बने और उसको हम सुना भी ले, है ना। ये वो वाली एक तरह से ट्रेट की बात हो रही है कि ब्लेमिंग ऑफ वंस एथिकल बिहेवियर ऑन अदर्स, ठीक है जी। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट। चलो अगला सवाल देखो, कम्युनिकेशन। अब तक आपको ये तो पता लग गया होगा कि कम्युनिकेशन चैप्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लकीली ये चैप्टर आसान भी है ना। ये चैप्टर आपका डिफिकल्ट में नहीं काउंट होता, ये इजी भी है। एंड आपका ये वाला जो चैप्टर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ज्यादा सवाल इसके आपके पेपर में आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले उसने बोला कि आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन व्हेन मैसेजेस फ्लो through all level of organization and under such form of communication messages cross all the levels of hierarchy present in the organization। देखो ये कौन सी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जहां पे आपका जो मैसेज है ना वो फ्लो करता है थ्रू ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड अंडर सच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जो मैसेज है वो क्रॉस होता है ऑल द लेवल्स ऑफ हायरार्की, ऑल द लेवल्स ऑफ हायरार्की प्रेजेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको पता है वर्टिकल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, डाउनवर्ड क्या होता है। ये इनमें तो मतलब देख के पता लग रहा है ये तो नहीं हो सकते, है ना। वर्टिकल मतलब इस तरह से, है ना, डाउनवर्ड भी इस तरह से। वर्टिकल में चलो अपवर्ड कम्युनिकेशन भी आ जाती है, बट डाउनवर्ड में तो नीचे की तरफ ही है। हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह से। तो डायगोनल कम्युनिकेशन होती है जिसमें कि आप सभी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या जो आपकी हायरार्की है उसको क्रॉस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, वैसे आंसर आप समझ गए होंगे इसका कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डायगोनल कम्युनिकेशन, ओके, जिसको हम क्रॉस वाइज भी बोलते हैं। डायगोनल कम्युनिकेशन को हम, एक और नेम है इसका क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन, ओके। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो डायगोनल कम्युनिकेशन होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये प्रेसिडेंट है और ये अलग अलग उसके जो डिपार्टमेंट्स हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का वाइस प्रेसिडेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट का, ऑपरेशंस का और सेल्स का। उनके बाद अगर हम देखें ये मैनेजर है मार्केटिंग का, ये मैनेजर है फाइनेंस का, ये ऑपरेशन का, ये सेल्स का। तो अब देखो मार्केटिंग का वाइस प्रेसिडेंट मैनेजर ऑफ फाइनेंस से बात कर रहा है, तो ये लेवल को भी चेंज, मतलब डिफरेंट लेवल पे भी है और ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी है।
तो ये सारी हायरार्की सारे लेवल्स को क्रॉस हो रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये है डायगोनल कम्युनिकेशन। ओके, चलो अगला सवाल। अब देखो ये जो पैराग्राफ वाले होते हैं ये आपके पेपर में ना 2 मार्क्स के आते हैं। तो उसने बोला कि ऑर्गेनाइजेशन, पहले तो हमें पैराग्राफ को बहुत अच्छे से इन केसेस में पढ़ना पड़ता है। तो पहले उसने बोला कि ऑर्गेनाइजेशन इज द मैकेनिज्म विच डिटरमिन्स द रिलेशनशिप ऑफ वेरियस पर्संस। ठीक है जी, ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जो डिटरमिन करता है रिलेशनशिप ऑफ अलग अलग तरह के लोगों का विद द हेल्प ऑफ अ वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन। एक वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन की मदद से मैनेजमेंट इज एबल टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। An ill-defined organization plan will not enable the management to make an effective exhibition of its managerial talents to realize business goal. Okay, proper understanding of organizational behavior can result in many positive effects on the organization and its employees. It also studies how people behave in and around the workplace, which will be the organization. Okay, तो ये आपको एक पैराग्राफ है जो आपके पेपर में आया था। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये आपका एक तरह से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का पैराग्राफ है। ये तो अब हमें आइडिया लग चुका है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का जो बिहेवियर है उसकी जो आप स्टडी करते हैं या वो एनालाइज करते हैं, ठीक है, और उस बिहेवियर को हमने कैसे इन्फ्लुएंस करना है, वो सारी बातें इस पैराग्राफ में हो रही है। तो पहले उसने बोला कि कितने लेवल्स है, how many levels are there in organizational behavior. ओके, तो देखो आपने जब आप पढ़ते हो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को, कई बार आप स्कोप में भी पढ़ते हैं, स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो देखो 3 तरह के होते हैं। एक होता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एट इंडिविजुअल लेवल, एक होता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, ओके। उसके बाद तीसरा आपका होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एट टीम लेवल। ठीक है जी, तो ये 3 लेवल्स होते हैं आपके। आप बिहेवियर को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के बिहेवियर को पहले इंडिविजुअल लेवल में देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे देखते हैं और फिर टीम लेवल पे देखते हैं। तो ये 3 लेवल्स होते हैं। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3। ओके, तो ये आप देख सकते हैं इंडिविजुअल लेवल, ग्रुप लेवल और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। ठीक है, इंडिविजुअल्स जो है वो मिलाकर ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप्स में मिलाकर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। तो ये आपके लेवल्स ऑफ एनालिसिस होते हैं इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी पैराग्राफ पे बेस्ड है एक और सवाल। हाँ जी, करिए इसको ट्राई। देखो यहां पे उसने बोला कि आप बताइए ये कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है जहां पे एक एम्प्लॉय की मोटिवेशन, पर्सनालिटी एस्पेक्ट और जॉब इंटरेस्ट को आप स्टडी करेंगे। देखो ये तो नाम पढ़ के ही पता लग रहा है, ये है इंडिविजुअल लेवल, क्योंकि एक इंसान का किस तरह की जॉब पे इंटरेस्ट है, उसका पर्सनालिटी एस्पेक्ट आप स्टडी कर रहे हैं, मोटिवेशन को आप स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि इंडिविजुअल लेवल में जब आप करते हैं ना स्टडी, तो वहां पे आप उसकी पर्सनालिटी, मोटिवेशन, इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, ये सारी चीजें ही आप डिस्कस करोगे। ठीक है, अच्छा फिर ग्रुप लेवल में क्या होता है, जहां पे एम्प्लॉयज की आपस में कम्युनिकेशन हो रही है, उसको एनालाइज करते हो आप। एक तरह से तो ये देखते हो कि एक एम्प्लॉय जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी डेडिकेशन कैसी है। फिर आप देखते हो कि वो अपने टीम मेंबर्स के साथ, अपनी बाकी जो टीम मेंबर्स के साथ है उनके साथ कैसा बिहेवियर है। ठीक है, और फिर आपका जो तीसरा होता है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, उसमें आप क्या देखते हो कि यहां पे आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको आप स्टडी करते हैं। तो अभी फिलहाल जो हमें क्वेश्चन में उसने बात करी है उस हिसाब से तो आपका आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, इंडिविजुअल लेवल। ओके,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, with regards to the above mentioned paragraph, from the following options identify the concepts. ओके आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करने हैं कंसेप्ट को विच एक्सप्लेन्स द हेट्रोजीनियस कॉम्पोजिशन ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ एज। देखो एम्प्लॉयज जो होते हैं हर तरह के लोग होते हैं, अलग अलग एजुकेशन वाले, मेल हैं, फीमेल है, अलग अलग लैंग्वेज वाले। आजकल तो वैसे भी जैसे कि MNCs का कल्चर जब से स्टार्ट हुआ है तो आपके जो है डिफरेंट नेशनैलिटीज के लोग जो हैं वो भी एक साथ काम करते हैं, ठीक है। तो मैरिड है, अनमैरिड है, ठीक है। एजुकेशन बहुत वेरी करती है, अलग अलग तरह के लोग जो हैं अलग अलग तरह के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप अलग अलग एजुकेशन वाले लोगों को भी रखते हैं, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलेंगे? ये जो आपको ऊपर पैराग्राफ में बात हो रही है तो आप इस चीज को मतलब कौन सा टर्म है इनमें से जो ऑप्शंस में गिवन है जिसका ये मतलब है, जहां पे वो कह रहा है कि हेट्रोजीनियस कॉम्पोजिशन ऑफ एम्प्लॉयज होती है। हाँ जी, तो इसका आंसर जो है वो आपका क्या होगा? हाँ जी, वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। देखो ये भी आप देख के ही समझ आ रहा है कि ये वर्क प्लेस डाइवर्सिटी है। और ये जिन्होंने ना, जिन स्टूडेंट्स ने मूरहैट और ग्रिफिन की डेफिनेशन पढ़ी है ना वर्क फोर्स डाइवर्सिटी की, उनको तो फटाफट पता लग जाएगा, क्योंकि ये जो आपको स्टेटमेंट दी है ना ये बहुत ही नियर टू मूरहेड एंड ग्रिफिन की जो डेफिनेशन है वर्क प्लेस डाइवर्सिटी उसके बहुत पास है, ठीक है जी। तो आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको आप CSR भी बोलते हैं इज अ सेल्फ रेगुलेटिंग बिजनेस मॉडल दैट हेल्प्स ए कंपनी that helps a company be socially accountable to itself, its stakeholders and the public, ठीक है। By practicing CSR, also called corporate citizenship, companies can be conscious of the kind of impact they are having on all aspects of society, including economic, social and environmental. To engage in CSR means that in the ordinary course of business, a company is operating in ways that enhance society and the environment instead of contributing negatively to them. ठीक है जी, तो ये पैराग्राफ जो है ये आपका CSR रिलेटेड है। वैसे तो आपको जो क्वेश्चंस पूछे हैं ना मतलब वो पैराग्राफ से तो टोटली अनरिलेटेड ही है, मतलब CSR के ही है, बट ये थोड़ा सा ना फैक्चुअल क्वेश्चन आए हैं CSR के, ठीक है जी। तो वो कह रहा है कि एज पर सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट, एवरी कंपनी हैविंग, ध्यान से देखिए उसने क्या बोला है, एवरी कंपनी हैविंग नेटवर्थ ऑफ रुपीज करोड़ और मोर विल बी एलिजिबल फॉर CSR एक्टिविटीज। हाँ जी, तो कितने करोड़ उसका क्वेश्चन है कि कितने, यहाँ पे एक डैश है मैं बना देती हूँ, ऑफ रुपीज डैश करोड़ और मोर, ठीक है। तो कितने करोड़ और उससे ज्यादा अमाउंट होना चाहिए उसका नेटवर्थ का कि वो एलिजिबल हो फॉर CSR एक्टिविटीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 500 करोड़, यानी जिसकी नेटवर्थ जो है वो 500 करोड़ से ज्यादा है वो कंपनी जो है वो एलिजिबल है फॉर CSR एक्टिविटीज। अच्छा, दूसरा सवाल जो आया, अब यहां पे देखो पिछले में उसने क्या बात करी थी, नेटवर्थ की। अगला उसने बोला एज पर सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट, एवरी कंपनी हैविंग नेट प्रॉफिट, अब नेट वर्थ नहीं है, नेट प्रॉफिट है, ऑफ रुपीज डैश करोड़ और मोर विल बी एलिजिबल फॉर CSR। हाँ जी, तो इसका आंसर क्या है? देखो ये तो कंप्लीटली फैक्चुअल क्वेश्चन है ना, तो अगर मतलब ये आते हैं आपने पढ़े हैं तभी कर पाएंगे, नहीं तो नहीं, है ना। तो इसका आंसर है कितना, 5 करोड़, ठीक है। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू सेबी, कंपनीज एलिजिबल फॉर CSR shall constitute a corporate social responsibility committee of the board consisting of dash A directors, out of which at least, हाँ जी, out of which
एटलीस्ट आगे आपका क्या है, ये एक सेकेंड, हाँ जी, आउट ऑफ विच एटलीस्ट डैश और मोर शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। उसने बोला, ये आपकी स्टेटमेंट है जिसमें आपको ये बताना है कि ए की जगह पे क्या आना चाहिए। तो स्टेटमेंट क्या है कि अकॉर्डिंग टू सेबी जो कंपनीज एलिजिबल है फॉर सीएसआर, ठीक है, वो कंस्टिट्यूट करेंगी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी ऑफ द बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ, उस बोर्ड में कितने डायरेक्टर्स होंगे, ठीक है, और उन डायरेक्टर्स में से कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे, ठीक है। अभी फिलहाल मुझे यही बताना है कि वो टोटल कितने डायरेक्टर्स कह रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे टोटल कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए, 3, यानी आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। और उनमें से कितने इंडिपेंडेंट, हाँ जी, अब ये पूछ रहे हैं बी को आइडेंटिफाई करिए, तो 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए जिनमें से आपके इंडिपेंडेंट कितने होने चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी 3 डायरेक्टर्स में से आपका जो है कम से कम 1 जो है वो इंडिपेंडेंट हो, ये जरूरी है, ठीक है जी। चलो, अब ये तो ना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था पेपर में, मतलब बहुत मजा आता है ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आ जाए। तो बस ये है कि ये फिर थोड़ा सा ना आपके टर्म्स या फिर थ्योरी से थोड़े दूर हो जाते हैं। ये केस स्टडीज होती है, तो पहले इसको अच्छे से पढ़ेंगे। देखो, राम एक बंदा है, वो अभी तो ना XYZ कंपनी में काम करता है, ठीक है, और बहुत देर से वो काम कर रहा है इस कंपनी में, XYZ कंपनी में बहुत ज्यादा टाइम से वो लगा हुआ है और यहाँ पे जॉब कर रहा है। ओके, अब एक और कंपनी है जो आजकल बहुत फेमस हो रही है, जिसका नाम है ABC न्यूज, सॉरी, जिसका नाम है ABC कंपनी, ठीक है। कई बार होता है ना कि हम कहीं काम कर रहे होते हैं तो हमारे फील्ड की ही कोई कंपनी आजकल मतलब आपकी मार्केट में बहुत फेमस हो रखी है। तो ABC कंपनी जो है वो स्मॉल स्केल पे है, बट वहां पे ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, मतलब नई नई कंपनी आई है पर स्मॉल स्केल पे ऑपरेट कर रही है, पर ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो राम जो है ना वो फैसिनेट हो गया उनके ग्रोथ प्रोस्पेक्टस से। अब ध्यान से देखिए, राम किस चीज से फैसिनेट हुआ है, ये बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है, मतलब कुछ वर्ड्स होते हैं यहाँ पे, कीवर्ड्स होते हैं। तो राम जो है, समझ आ रहा है कि राम जो है XYZ कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ABC के ग्रोथ प्रोस्पेक्टस को देखकर फैसिनेट हुआ है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो XYZ कंपनी में सेटिस्फाइड नहीं था, इस बारे में उसने कुछ नहीं बोला, पर दूसरी कंपनी में ग्रोथ है इस चीज को देखकर वो फैसिनेट हुआ है, और इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो ज्वाइन करेगा ABC कंपनी को, ठीक है। अब जो ABC कंपनी है ना, उन्होंने एक हाई रेप्यूटेड जॉब पोजीशन दे दी राम को। अब ऐसा होता है, कोई नई नई कंपनी आती है ना, बड़ी फेमस होती है, और अब देखो पुरानी कोई कंपनी का एम्प्लॉय आता है तो वो बहुत खुशी खुशी उनको अच्छे पैकेज में रख लेते हैं। तो ABC कंपनी ने ऑफर किया एक अच्छी रेप्यूटेड पोजीशन, हाई रेप्यूटेड पोजीशन, एंड देयर बाय राम एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर। अब जब उसने, देखो यहाँ पे मॉनिटरी बात इतनी नहीं हो रही है, हाई रेप्यूटेड जॉब पोजीशन, मतलब राम को ना ग्रोथ चाहिए, है ना। राम जो है वो ग्रोथ के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है ना, और उसी चीज से वो पहले फैसिनेट हुआ, और फिर जब वो उसको मिली पोजीशन, उसी चीज से वो कन्विंस होके उसने जॉब को एक्सेप्ट कर लिया। अब सून आफ्टर ज्वाइनिंग द ABC कंपनी, द कलीग्स ऑफ हिज ABC कंपनी वाज नॉट हैप्पी विद राम। अब जब उसने ज्वाइन की तो उसके जो कलीग्स थे वो उससे खुश नहीं थे, क्योंकि राम जो है उसको बहुत, मतलब उसको रिक्रूट किया गया था फ्रॉम आउटसाइड, एंड स्ट्रेट अवे ही वाज प्रमोटेड टू द सीनियर मोस्ट पोजीशन। उनको लगा कि मतलब ये जस्टिफाइड नहीं है, उनको ये लगा कि राम को इन्होंने इतनी बड़ी पोजीशन दे दी है कि प्रमोशन से वो इतनी बड़ी पोजीशन नहीं ली उसने, पर वो डायरेक्टली बाहर से लेके आए उसको और सीधा इतनी बड़ी पोजीशन दे दी। नॉर्मली क्या होता है, जब आप किसी को रिक्रूट करते हैं तो आप एकदम से इतनी बड़ी पोजीशन उसको नहीं देते हो, आप उसको धीरे धीरे प्रमोशंस देते हो ताकि वो आपकी कंपनी की प्रोसेस को या फंक्शनिंग को समझ सके, है ना, और फिर धीरे धीरे उसको प्रमोट करते हो। हाँ, अगर बंदा बहुत क्वालिफाइड है तो थोड़ा प्रमोशन आप उसकी फास्ट कर दोगे, ठीक है, बट यहाँ पे तो आप उसको डायरेक्टली एक सीनियर मोस्ट पोजीशन पे ले आए, ठीक है। मोर ओवर आफ्टर सम टाइम, अब क्या हुआ कि राम को कुछ प्रॉब्लम आने लग गई उस कंपनी में। देखो XYZ में तो कोई प्रॉब्लम उसको नहीं आई, पर
एबीसी कंपनी में उसको प्रॉब्लम आई कि वहां पे पुअर वर्किंग कंडीशंस थी, किसकी, एसी की। एसी नहीं ठीक से चलता था, डेस्क की प्रॉब्लम, चेयर की प्रॉब्लम, है ना। पर ऑफिस अथॉरिटीज जो है उन्होंने ज्यादा गौर नहीं किया इन चीजों पे। राम की जो कंप्लेंट्स थी उसके ऊपर ज्यादा गौर नहीं किया, और जब वो राम जो है वो फ्रस्ट्रेट हो गया, उसने कंपनी छोड़ दी और उसने अपना ही बिजनेस स्टार्ट कर लिया। अब ये है केस स्टडी जो कि एक पर्सन है राम, उस पे बेस्ड है। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। अब देखो यहाँ पे आपका जो पहला सवाल है, देखो वो थ्योरी से रिलेटेड है ना, उन्होंने थ्योरी से रिलेट कर दिया इस सवाल को। तो आप देख सकते हैं कि एज राम कंप्लेंट अबाउट पुअर वर्किंग कंडीशंस ऑफ द एयर कंडीशनर्स, डेस्क एंड चेयर एज पर क्लेटन हर्जबर्ग थ्योरी, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड ऑफ राम इज नॉट मेट। देखो हर्जबर्ग की थ्योरी जिन्होंने पढ़ी है, देखो हर्जबर्ग की थ्योरी जो है वो टू फैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं। एक होते हैं हाइजीन फैक्टर्स और एक होते हैं मोटिवेटर फैक्टर्स। हाइजीन फैक्टर्स में क्या होता है, सैलरी, वेजेस, अदर बेनिफिट्स, कंपनी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, क्वालिटी ऑफ सुपरविजन, जॉब सिक्योरिटी, वर्किंग कंडीशंस। देखो ये वर्किंग कंडीशन के अंडर आती है राम की प्रॉब्लम, या वर्क लाइफ बैलेंस। अच्छा, मोटिवेटर फैक्टर्स क्या होते हैं, देखो मोटिवेटर फैक्टर्स होते हैं सेंस ऑफ पर्सनल अचीवमेंट, स्टेटस, रिकॉग्निशन, चैलेंजिंग वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट, प्रमोशन और ग्रोथ। तो हाइजीन फैक्टर्स अगर आपके प्रॉपरली सेटिस्फाइड हो तो आपको एक सेटिस्फैक्शन आती है, और डिससेटिस्फैक्शन जो है वो प्रिवेंट होती है, बस आप एक सेटिस्फैक्शन लेके आते हैं, ठीक है। मोटिवेटर फैक्टर्स अगर आपके फुलफिल हो तो आपकी मोटिवेशन बढ़ती है, सेटिस्फैक्शन बढ़ती है। देखो यहाँ पे सिर्फ सेटिस्फैक्शन आई है, यहाँ पे आपकी सेटिस्फैक्शन बढ़ रही है ना, ग्रो कर रही है, और कमिटमेंट भी स्ट्रांग हो रही है। तो मतलब हर चीज आपकी जो है वो बढ़ती जा रही है। ओके, तो इस तरह से आपका ये सॉल्व होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत क्लियरली समझ आ रहा है आपका कि जो कौन सा फैक्टर हमारा यहाँ पे फुलफिल नहीं हुआ, हाइजीन नीड्स जो है वो फुलफिल नहीं हुए, ठीक है जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब उसने बोला कि एज राम इज वेरी टैलेंटेड एम्प्लॉय, what could ABC company could have provided to Ram so that Ram can be retained back in the organization। ओके, तो जैसा कि राम जो है वो बहुत ही कैपेबल बंदा है, तो ABC कंपनी को क्या करना चाहिए था कि राम ना छोड़ता, है ना। अब राम को तो प्रॉब्लम क्या हुई थी, वर्किंग कंडीशंस, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप उसको प्रॉब्लम नहीं हुई थी, लोगों को प्रॉब्लम हुई थी राम से, पर राम उस चीज से फ्रस्ट्रेट हुआ या इंपैक्ट हुआ, ये वाली बात नहीं हुई। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी भी देखो ये बहुत ही वाइडर टर्म है, ये इसमें नहीं आ सकती। हायर पे, देखो आपको मैंने पहले ही हाईलाइट किया था कि पे रिलेटेड तो कोई बात हुई नहीं, है ना। सोशल एनवायरमेंट, तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा, सोशल एनवायरमेंट, क्योंकि उसको जो सोशल एनवायरमेंट मिला ना वो अच्छा नहीं था, है ना। क्लियर है, ठीक है। तो आंसर इसका बहुत अच्छे से पता लग रहा है, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, एज राम शिफ्टेड फ्रॉम XYZ कंपनी टू ABC कंपनी, देखो शुरू में जब उसने कंपनी चेंज करी थी तो ये जो चेंज ऑफ जॉब था, तो कौन सी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के अंडर आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखो एग्जिस्टेंस नीड्स ऑफ एल्डरफर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, अचीवमेंट नीड्स, मैकलेन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, बिलोंगिंगनेस नीड, मैस्लोस थ्योरी और ग्रोथ नीड्स। देखो ये तो मतलब मुझे लगता है कि अगर पैराग्राफ ढंग से पढ़ा हो ना आपने, तो बिना किसी कंफ्यूजन के आपको इसका आंसर मिल जाता, जो कि है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी। डी ऑप्शन है इसका सही जवाब, क्योंकि उसको ग्रोथ चाहिए थी, उसको पुरानी कंपनी में एग्जिस्टेंट, देखो और कंपनी जब चेंज हुई है तो हमारा जो फोकस है ना वो XYZ कंपनी में है, और हमें उसकी कोई प्रॉब्लम हाईलाइट नहीं हुई, XYZ कंपनी की एग्जिस्टेंस प्रॉब्लम नहीं थी, उसको अचीवमेंट प्रॉब्लम नहीं थी, बिलोंगिंगनेस प्रॉब्लम नहीं थी, सब बहुत स्मूथ था। सिर्फ उसको ग्रोथ नीड उसका वहां सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, इस वजह से वो जो है नई कंपनी में मूव कर गया। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये मैस्लो और एल्डोर्फर की जो थ्योरी है ना, तो ये मैस्लो ने तो देखो 5 नीड्स बताए थे। मैस्लो के हिसाब से
फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, बिलोंगिंगनेस, एस्टीम ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये नीड्स होते हैं, ठीक है। और एक नीड सेटिस्फाई होता है तो आप अगले नीड की तरफ मूव करते हो, ठीक है। एल्डर्फन ने क्या किया, वो कहता है कि ये सेफ्टी और फिजियोलॉजिकल नीड्स जो है ये एग्जिस्टेंस नीड्स है, ये दो नीड्स को एक में मर्ज कर दिया, ठीक है। तो राम को एग्जिस्टेंस नीड्स की तो प्रॉब्लम थी नहीं, वो तो इतने टाइम से काम कर रहा था। बिलोंगिंगनेस की प्रॉब्लम भी नहीं थी, उसको ग्रोथ के लिए मूव करना था, तो आंसर इसका क्या होगा, ग्रोथ होगा, ठीक है। चलो अच्छा, कम्युनिकेशन देखो पहले भी आया है फिर आ रहा है, तो कम्युनिकेशन तो आपका ना मतलब अच्छे से करना है आपको, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर से आते हैं। तो देखो उसने बोला कि कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. It has been considered as an effective tool for achieving the goals of an organization. All organizations may be small or big, simple or complex, journal or technical, have the necessity of communication network. It plays a vital role as functioning of all other important principles of the organization, depends upon its availability and effectivity. Effective communication is considered as foundation of sound management. Chester Barnard, a famous American executive, once remarked, the first executive function is to develop and maintain a system of communication. अब आगे उसने ना communication cycle की बात कर ली, refers to the steps through which communication takes place between sender and the receiver. This process starts with conceptualizing of an idea. और ये कुछ मतलब ब्लैंक है आपको, जिसको बाद में वो पूछेगा बताइए क्या आएगा, ठीक है। तो विद कंसेप्चुअलाइजिंग ऑफ एन आइडिया, कि आपने कुछ आइडिया सोचा बाय द सेंडर, और फिर आपने उसको एनकोड किया, कि मतलब आपके माइंड में कुछ थॉट आया और उस चीज को आपने एक मैसेज में कन्वर्ट किया, ठीक है। और फिर आप सेंडर जो है वो सिलेक्ट करता है मीडियम ऑफ चैनल की कैसे बोलेगा, और फिर वो ट्रांसमिट करता है मैसेज को रिसीवर को। अब रिसीवर एंड पे क्या होता है, डीकोडिंग होती है, वो जो मैसेज डिलीवर हुआ है वो उसको समझता है ना, उससे मीनिंग जनरेट करता है, एंड एट लास्ट अ लूप इज फॉर्म्ड वेयरइन द रिसीवर शेयर्स डैश विद द सेंडर। तो ये एक तरह से आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस है। तो चलिए 16th question, the above mentioned passage indicates which of the following aspect of communication. हाँ जी, ये जो पैराग्राफ में बात हो रही है ये किस चीज की बात हो रही है असल में, हाँ जी, तो ये है आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस, क्योंकि उसने पूरे स्टेप्स डिफाइन किए हैं, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, करेक्ट। देखो कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है, पहले सेंडर है, उसका मैसेज एंड कोड होता है, मैसेज बनता है, चैनल जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट करेगा, फिर रिसीवर को वो मैसेज मिला और वो डीकोड करेगा। और किसी भी प्रोसेस के किसी भी स्टेप पे नॉइस हो सकती है, और फिर डीकोडिंग के बाद वो अपना फीडबैक देगा सेंडर को। तो ये पूरा आपका कम्युनिकेशन का प्रोसेस है। तो इसमें पहले तो उसने बोला कि जो आपकी स्टेटमेंट थी ना, उसमें बताओ ए का मतलब क्या था। देखो ए का मतलब है मैसेज, ऑप्शन में ना ऑप्शन की मदद से भी आप कर सकते थे। देखो कंसेप्चुअलाइजिंग ऑफ एन आइडिया और मैसेज बाय द सेंडर, मतलब कि सेंडर ने भेजना क्या है। तो देखो एनकोडिंग फीडबैक तो ऑलरेडी आपके पैराग्राफ में लिखे हुए थे, की एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन भी नहीं है। कई बार जब आंसर नहीं समझ आता ना, बाकी ऑप्शंस को देख लिया करो, समझ आ जाएगा कि आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। और अगला और आखिरी सवाल, आइडेंटिफाई बी इन द अबव गिवन पैसेज। तो देखो बी क्या है, हाँ जी, देखो इसमें शेयर्स, देखो वेयर इन द रिसीवर शेयर्स बी विद द सेंडर, ये तो मैंने आपको बताया था कि वो क्या शेयर करेगा, हाँ जी, क्या शेयर करेगा, वो फीडबैक शेयर करेगा। ये देखिए है ना, फीडबैक डीकोड करने के बाद वो अपना फीडबैक शेयर कर रहा है। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि फीडबैक। तो ये थे आपके पेपर के 18 सवाल जो कि आपसे 2022 में पूछे गए हैं मैनेजमेंट के, ठीक है। और आपने देखा कि ओवरऑल पेपर मतलब अच्छे से पढ़ा होना, तो देखो डिफिकल्ट तो ये वाला पेपर भी नहीं था,
अगर आपको सारी थ्योरीज आती थी, और मतलब ज्यादा डीप नहीं पूछा। इनफैक्ट एक वो जो राम वाला क्वेश्चन था वो तो बहुत इंटरेस्टिंग भी था, चाहे वो एक केस स्टडी थी बट फिर भी वो बहुत एक इंटरेस्टिंग सवाल था जो आपका मतलब इजीली अटेम्प्ट हो सकता था। ओके तो बट हाँ, अगर आपने मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तब तो नहीं होगा, ऑब्वियसली तब तो नहीं होगा। कई बार कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी सोचते हैं कि मैनेजमेंट जो है वहीं पे हम कर लेंगे। देखिए थ्योरीज और इस पेपर में तो आपने वो देखा होगा कि फैक्चुअल सवाल भी आए हैं जो आपके CSR में थे कि आपके कितने करोड़ एंड अबव होने चाहिए, कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए, तो ये सब तो पढ़ के ही आप आंसर दे सकते हैं। तो मतलब मेरा ये सजेशन है आप सबसे कि आपको देखो सिलेबस जो है ना मैनेजमेंट का 100% कंप्लीट करना है, और 100% कंप्लीट करके आप उसको अगर थोड़ा थोड़ा टाइम देके रिवाइज भी करते रहे ना तो आप अपना मैनेजमेंट के जो क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं बहुत इजीली कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको आज का सेशन पसंद आया तो फटाफट से लाइक करिए आज की क्लास, शेयर करिए आज का सेशन और चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि अगर आप RBI ग्रेड बी ऑफिसर 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस चैनल पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशंस मिलने वाले हैं। क्योंकि आप अगर इन प्रीवियस ईयर पेपर को जैसे ही हम कंप्लीट करेंगे फिर हम उसके बाद देखो 2023 के पेपर के बाद मैं आपके साथ स्टार्ट कर दूंगी डिस्कस करने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि 2024 में आ सकते हैं। तो RBI के अलावा भी अगर आप सेबी, नबार्ड या किसी भी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।